गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। स्लाइड विजिबल है आपको? यस सर। ठीक है, तो कल yesterday वी हैव कवर्ड एयर पोल्यूशन और कंट्रोल मेजर्स पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, इसी में एक पार्ट आता है AQI एंड NAAQS। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। Now first understand what is AQI. AQI stand for Air Quality Index। ठीक है, जो एयर का क्वालिटी है उसके लिए एक इंडेक्सिंग किया हुआ है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। इसका मेन काम था टू मेजर द एयर क्वालिटी। ठीक है, एयर क्वालिटी को मेजर करना और उसको रेट करना अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी इन इट्स 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरी की फॉर्म में। और जो ऑल इंडिया नेशन वाइड जिसका स्टैंडर्डाइज रहेगा, जो कलर कोडिंग के साथ 6 कैटेगरीज होंगी एयर पोल्यूशन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो स्टैंडर्ड रहेगा ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, जो आपने ऐसा देखा है कभी न्यूज़पेपर में या बहुत जगह, इवन दिल्ली मेट्रोज में, ये कुछ देखा आपने कलर कोडिंग? हेलो, यस सर। है ना? तो ये कलर कोडिंग कहाँ से आया? एक्चुअली वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये डेवलप किया गया है कि 0 से 50 रहेगा तो उसको गुड रहेगा, 51 से 100 अगर AQI रहेगा तो वो सेटिस्फैक्टरी रहेगा। ठीक है, अगर वो 400 या 500 के पार जाता है तो अलर्ट जारी हो जाते हैं कि आप घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। इस तरीके से 6 कैटेगरीज में एयर क्वालिटी को बांटा हुआ है। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय दिस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो स्टैट्यूट से बनी है, पार्लियामेंट के लॉ से बनी हुई है। ठीक है, इसका जो मेन थीम है ना एयर AQI का, वो है 1 नंबर, 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन। तो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी पोल्यूशन को स्टैंडर्ड कर रहा है, एयर क्वालिटी को स्टैंडर्ड कर रहा है, तो ये 6 कलर कोड रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो उसको कैटेगरीज में डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 टाइप के मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, 8 टाइप के मेजर पोल्यूटेंट है। वो कौन कौन से 8 टाइप के हैं? वो एक्चुअली जो ये मैंने बोल्ड में किया हुआ है ना नीचे, ये 8 टाइप के पोल्यूटेंट है। PM10 उसको मेजर करेगा, PM2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ये 8 टाइप के जो पॉल्यूटेंट है उनको मेजर करेगा ये, और उनको स्टैंडर्डाइज करेगा। ठीक है, कि कितना कितना क्या क्या रेंज होना चाहिए। इट मेजर्स इन शॉर्ट टर्म, मतलब 24 घंटे का जो एवरेज पीरियड रहेगा, उस 24 घंटे में वो मेजर करेगा कि इस 24 घंटे का इसका कैसा रहा है, इन 8 पॉल्यूटेंट्स के कारण एयर की क्वालिटी कैसे रही। ठीक है, दूसरा आता है NAAQS। व्हाट इज इट? ये Ambient Air Quality Standards, National Ambient Air Quality Standard. This is set by again the same body, Central Pollution Control Board, are applicable to the whole country. ठीक है, और ये NAAQS जो है, इसको सेट करने की पावर कहाँ से मिली? इसको सेट करने की पावर मिली एयर 1981 में एक एक्ट बना था, एयर, इसका पूरा जो एक्ट का नाम है एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन 1981 एक्ट। इसके थ्रू इन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक स्टैंडर्डाइजेशन एक निकाला, ये नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि कितना कितना किसी भी, इसमें टोटल 12 पोल्यूटेंट है, 8 तो यही हो गए, टोटल 8 ही हो गए, और इसके अलावा 4 और है इसमें, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक एंड निकल। ये टोटल 12 पॉल्यूटेंट हो गए। और इन 12 पॉल्यूटेंट्स का स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए, या जो डोमेस्टिक एरिया है वहां पर कितना होना चाहिए। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड तय किए गए थे 2009 में। ठीक है, देयर आर 12 पॉल्यूटेंट्स टोटल इसमें। सो देयर आर 2 टाइप का स्टैंडर्ड किया हुआ है, एक AQI में और एक NAAQS में। ठीक है, क्लियर हो गया ये?
अगर आपसे पूछा जाता है AQI में कितने पोल्यूटेंट कवर हैं, तो AQI में 8 पोल्यूटेंट कवर हैं, और NACS में कितने हैं? NACS में 12 हैं टोटल। ठीक है ना? Yes, sir. ओके। अगर हम बात करें, हमने अभी लास्ट कल की क्लास में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो मेजर कंसर्न प्रेजेंट टाइम पे बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं एमिशन की बात करूं कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा, तो चाइना इज रैंक्ड। चाइना सबसे ज्यादा, यानी चाइना का लगभग मोर देन 1/4 ऑफ ग्लोबल एमिशन इज बाय चाइना इटसेल्फ। ठीक है, 1/4 मतलब 25% से ज्यादा एमिशन चाइना करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैट्रिक टन में है, मैट्रिक टन। उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, जो कि 14%। ये क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई आई पुट दिस स्लाइड। तीसरे नंबर पे इंडिया है, जो 6.8% करता है। ओके, जस्ट लेट मी नो कि अगर हम पर कैपिटा पता है ना आपको, पर कैपिटा एमिशन? No, sir. पर कैपिटा एमिशन, अगर पर कैपिटा कोई भी अगर बात होती है ना, पर कैपिटा का मतलब होता है आपको सब जिसकी भी बात हो रहा है ना, जो जैसे टोटल एमिशन को है आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, तो एक आदमी के द्वारा कितना एमिशन होता है, तो वो पर कैपिटा आ जाता है। ठीक है, अगर हम पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा एमिशन बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि ये देखो ना, ये टोटल इतना मेट्रिक टन है, और आप उसको, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट इट इज 1.4 बिलियन। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो एक बंदा कितना एमिशन करता है, तो वो बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यूएस का देखो, यूएस की जनसंख्या लगभग 30 से 40 करोड़ है, मतलब हमसे लगभग बहुत कम है, बहुत कम है हमसे। ठीक है, तो उसमें यूएस का जो पर कैपिटा एमिशन हो जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल इंडिया का 3rd रैंक है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। आपको समझ आया ना ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? Yes, sir. CO2 है की, ना? हाँ, CO2 कितना एमिट होता है। अब CO2 कैसे एमिट होता है? इंडस्ट्रियल एरिया, कोल बेस्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो एमिशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चाइना एमिट करता है, सेकंड यूएसए, थर्ड इंडिया, फोर्थ इज रशिया, फिफ्थ इज जापान। ठीक है, और अगर आप पूरा वर्ल्ड का देखोगे, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप ऐसा देखो कि ये 15 देश, ये जो टॉप के 15 देश हैं, ये 15 देश लगभग ये 73% एमिशन करते हैं। ये 15 देश पूरी दुनिया में, ये जो 15 देश हैं, ये 73% एमिशन करते हैं, और बाकी पूरी दुनिया 27% करती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना, ये जैसे चाइना हो गया या इंडिया हो गया, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब ये अभी डेवलप हो रही हैं। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, वहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, और इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली कोल यूज होता है, या जो ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, उसके कारण एमिशन ज्यादा होता है। ओके, नाउ कम्स द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब है वाटर का कंटेमिनेशन होना, वाटर का कंटेमिनेशन होना विद अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड व्हेन, और ये यूसेज, व्हेन दिस इज अनफिट फॉर यूसेज, इट इज टर्म एज द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एंड व्हेन इट बिकम्स अनफिट फॉर यूसेज, इट इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वो वाटर पोल्यूशन, वाटर बॉडीज रिफर्स टू लेक्स, रिवर, ओशन, एक्विफर, ग्राउंड वाटर, एनी टाइप, एनी सॉर्ट ऑफ, जब वो कंटेमिनेट हो जाता है, उसको वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड वाटर कंजम्पशन, राइट, पूरी दुनिया में वाटर कैसे कैसे किस प्रकार से कंज्यूम होता है। ठीक है, इन पर्टिकुलरली दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या क्या, अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया का लगभग 70% लगभग एग्रीकल्चर में यूज होता है वाटर, सबसे ज्यादा वाटर।
ठीक है, इसका मैं आपको रीजन भी बता दूं, एग्रीकल्चर में 70% वाटर क्यों यूज होता है, क्योंकि ग्लोबली ना मीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, मीट कंजम्पशन, ठीक है, मीट कंजम्पशन। और मीट कंजम्पशन क्या होता है, वो चाहे बीफ हो सकता है, वो चाहे पोल्ट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको ना, उनको उनको उनके जो फीड होता है, उनको जो खिलाना पड़ता है, उसमें वाटर बहुत ज्यादा जाता है। तो आप ये सोचो कि अगर उतने ही पानी से अगर आप कोई प्लांट बेस्ड करते हो, फूड प्रोड्यूस करते हो, और उतने ही पानी से आपको कुछ मतलब अगर आप मीट या अगर वैसा प्रोड्यूस करते हो तो वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली वर्ल्ड वाइड जो मीट कंजम्पशन ज्यादा होता है, उसके कारण एग्रीकल्चर 70%, विच इज वेरी मच वाटर इंटेंसिव, ठीक है, 70% जो एग्रीकल्चर में जाता है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ वही प्लांट बेस्ड मत समझना, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आता है एग्रीकल्चर में। खेती सर। हाँ जी, हेलो, आपने कुछ पूछा? सर पोल्ट्री भी आएगा ना, पोल्ट्री फार्म सब वगैरह? सब कुछ ये सारा एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में 90%, 19% इंडस्ट्रीज वगैरह में, एनर्जी जनरेशन में, जैसे एनर्जी जनरेट करने हैं, उसको कूल करने के लिए फिर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, या के लिए वगैरह वगैरह, जो भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है 19%। और जो सिविक जो म्यूनिसिपल एरिया में जो होता है, मतलब जो प्राइवेट हाउस होल्ड में, वो 12% होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में, ये क्वेश्चन आया था इसके बेसिस पे, 70% एग्रीकल्चर में, लगभग 20% आपका इंडस्ट्रीज में, और लगभग 10 से 12% आपका प्राइवेट हाउस होल्ड में यूज होता है वाटर, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंजम्पशन, अभी यहाँ पर हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, पर कैपिटा एमिशन। तो जहां पर कैपिटा की बात आती है ना, तो ये आप ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है, वो पर कैपिटा इनकम हो सकता है, पर कैपिटा एमिशन हो सकता है, पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन हो सकता है, पर कैपिटा लैंड यूज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पर कैपिटा की बात आती है कि पूरा एक, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो पूरा देश कितना पानी यूज करता है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो जो आंसर आएगा ना, उसका उसका आंसर आएगा कि एक बंदा कितना यूज करता है। अगर लैंड की बात करूं तो इंडिया का लैंड, पूरा लैंड लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो एक बंदे के पास कितना लैंड एरिया होगा, उसको बोलेंगे पर कैपिटा लैंड यूज। इज इट क्लियर ना, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, तो पर कैपिटा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में एक बंदा 7800 लीटर पानी यूज करता है, 7800 लीटर पर डे, दिस इज यूएस। कनाडा में इट इज 6400, ऑस्ट्रेलिया में 6300, मेक्सिको में 54, और इंडिया आता है 3000 लीटर पर डे। इट ऑल्सो इंक्लूड द वाटर यूसेज बाय द इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसा आप ये एवरेज एक तरीके से कि एवरेज एक इंडियन 3000 लीटर पर डे यूज करता है, ठीक, चल सकते हो आप। बट इसमें ऐसा नहीं है कि एक आदमी 3000 लीटर यूज कर रहा है, इसमें इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड होती हैं। कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वाटर यूज करती है और किसी को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, बट दिस इज एवरेज, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? क्या सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के, क्या क्या सोर्सेज हैं? देखो, हम वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज को दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक तो होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स होता है जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, हमको नहीं पता कि वो आ कहाँ से रहा है, बस वो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं से पानी लीक हो रहा है और हमने वहां पे एमसी लगा दिया तो अब से वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। समझ रहे हैं ना नॉन नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है? ठीक है, पॉइंट सोर्स का मतलब होता है कि हमको पता है वो किस पॉइंट से आ रहा है और उसको अगर हम मैनेज वो, अच्छा, पॉइंट सोर्स दीज आर इजीली मैनेजेबल, इजीली मैनेजेबल जो पॉइंट सोर्सेज होते हैं। बट नॉन पॉइंट सोर्स को आप इजीली मैनेज नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी फार्म से या लॉन से एंड गोल्फ कोर्स से पानी बह के आ रहा है और वो किसी रिवर में जा रहा है, तो क्या आप उसको रोक लोगे क्या?
ठीक है, बारिश आई, बारिश के पानी से सारा जितना फार्म्स में जितना भी पेस्टिसाइड्स था, ये केमिकल था, वो सारा उड़ेल दिया उसने किसी फ्रेश वाटर बॉडी में। तो कैन यू स्टॉप दिस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन? दिस इज नॉट अ पॉइंट सोर्स, कि एक सोर्स नहीं है उसका, वो पूरा स्प्रेड होके आ रहा है वो। ठीक है। Yes, sir. सेकेंड इज रेजिडेंशियल एंड नेबरहुड एंड अर्बन स्ट्रीट्स, जितना भी स्ट्रीट्स वगैरह का जितना भी म्यूनिसिपल सीवेज वगैरह आ रहा है, जिसका प्रॉपर कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, दैट इज नॉन पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आ गया कंस्ट्रक्शन साइट, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेज लैंड। तो जो ओवरग्रेज, जैसे गाय भैंस जो होते हैं ना, वो चारा ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ग्रेजिंग जहां पर हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां की जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या जो घास होती है, वो उसको इजीली, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाती, वहां की जो मिट्टी होती है ना, वो लूज हो जाती है। तो जब भी कभी भी बारिश होती है तो रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ मतलब वो सारा, मतलब पानी के साथ आ जाता है। उसके कारण जो वहां का न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल में, जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी सारे वॉश्ड अवे हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ही अबेंडन माइन, ऐसे माइन जो माइन तो किया हुआ था, उसमें से निकाल लिया है, माइनिंग करके निकाल लिया है, बट उसको वैसे ही छोड़ दिया है। तो क्या होता है, वो कभी भी बारिश वगैरह होती है तो वो जितना भी उसका जो भी माइन का जो मटेरियल वगैरह है, दे आल्सो वॉश्ड अवे एंड गेट इनटू द फ्रेश वाटर बॉडी। ठीक है। एंड दीज आर ऑल नॉन पॉइंट सोर्सेज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखा है, फार्म से क्या आएगा, इट कुड बी फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड होता है जो उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, हर्ब्स को बचाने के लिए। ठीक है। ठीक है, या मारने के लिए, पेस्ट मतलब जो पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज वगैरह होते हैं। इससे आता है सॉल्ट ऑन विंटर रोड्स, ऑयल, ग्रीस, केमिकल फ्रॉम द अर्बन रन ऑफ। कंस्ट्रक्शन साइट से इरोडेड सॉइल आती है, एबंडेंट से एसिड ड्रेनेज आता है। पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स से क्या हो सकते हैं, कि जैसे कि एनिमल फीड लॉट्स। ठीक है। एनिमल फीड लॉट क्या होते हैं, कि जहां पर जैसे जानवरों की देखभाल हो रही है, तो वहां से जो भी कुछ आ रहा है, तो दैट इज पॉइंट सोर्स, क्योंकि हमको पता है वो, इट कुड बी नॉन पॉइंट भी हो सकता है, बट हम इसको कंसिडर किया है कि पॉइंट सोर्स ये कहाँ से ये आ रहा है। सेकंड इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि जहां पर जो गंदा पानी वगैरह होता है उसका जो जहां पर करते हैं, दैट इज अ पॉइंट सोर्स। सो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं पानी में, वेस्ट एंड बैक्टीरिया। सो आप ये ध्यान रखना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जब पानी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो वो खतरा हो जाता है पानी के लिए। पानी में अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स आ गए ना, तो वो मतलब एक टाइम पे यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन मतलब, जैसे आपने कहीं भी देखा होगा रोड के साइड में या कभी भी कहीं वाटर बॉडी पड़ी है, वाटर बॉडी, और वो पानी पूरा हरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर पत्ते जमे हुए हैं, देखा आपने? सर जैसे एल्गे वगैरह जो जम जाती है वो। हाँ हाँ, तो वो पानी क्या होता है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके सर। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि वाटर बॉडी अब डेड हो चुकी है, क्योंकि पानी पानी फ्रेश तभी होता है जब वो मूविंग होता है, जिसमें जब वो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो अच्छा होता है। बट आप एक आप ऐसा कंसिडर करो ना, देखो ये फ्रेश वाटर, ये पॉन्ड है, ठीक है, ये सब पी रहे हैं इसको, बट एक टाइम पे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से जितना भी केमिकल वगैरह था वो सब इधर आ गया। अब केमिकल वगैरह मतलब न्यूट्रिएंट्स आ गए, यस और नो, वो न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स इसमें गए, अब वो न्यूट्रिएंट्स इसमें हुए। अब क्या होता है, अब जब इसमें न्यूट्रिएंट्स पड़े ना, तो ऑलरेडी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में। तो जैसे जू प्लैंकटन हो गया, फाइटो प्लैंकटन हो गया। ठीक है, जू प्लैंकटन मतलब एनिमल, छोटे छोटे एनिमल। जू मतलब एनिमल, प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो प्लैंकटन। तो ये क्या होते हैं, ये इनको इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। अब जब ये ले लेते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। अब जब ग्रोथ होती है ना, तो इवेंचुअली वो पूरे पानी को, उसका जो पानी को है, वो पूरा एक तरीके से एक पूरा वो बन जाता है वहां पर, वगैरह पूरा उग जाते हैं वहां पर। ठीक है। और उसके कारण से जो वाटर मूव होना चाहिए था, जिसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, वो सारा यूज हो जाता है। ठीक है। और वो पूरी वाटर बॉडी डेड हो जाती है। सो विच इज नॉट गुड फॉर एनी वाटर बॉडी। ठीक है, इज इट क्लियर?
यस सर। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्रीज एंड डिस्पोजल साइट, यहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड टॉक्सिक केमिकल ये पानी में आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो शिप हो गया, मैरीटाइम शिप, यहाँ से जब भी कभी भी जैसे ऑयल लेके जा रहा है और ऑयल कभी अगर जो उसमें फट जाता है, मतलब जो बैरल होते हैं वो अगर फट जाते हैं तो उसके कारण जो पूरा पोल्यूट करता है वो, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग द वाटर पोल्यूशन। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज का मतलब, व्हाट इज डोमेस्टिक सीवेज? वन ऑफ पोल्यूटेंट फॉर वाटर पोल्यूशन। डोमेस्टिक सीवेज होता है जो घर से जो डिस्कार्डेड मटेरियल वगैरह आता है, ठीक जी है, सर। अगर वो पानी में पड़ता है, कुछ लोग क्या करते हैं अपना कूड़ा Yes, उठाया sir. और किसी रिवर में डाल दिया या कुछ, इन टर्म्स ऑफ अगर कभी क्या होता है, मतलब आई हैव सीन इन द अराउंड द रिवर गेंजेस, लोग जो कूड़ा होता है उनको ये भी नहीं, उनको ये लगता है कि अगर हम अगरबत्ती का पैकेट है इसको हम अगर कूड़ेदान में डाल देंगे तो पाप लगेगा, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ। तो जो भी उनको ये नहीं समझ आता इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन से है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सारा पन्नी में बांधा, जय गंगा मैया। यस सर। ठीक है। सो वो चीज थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब बट दिस हैपेंस डोमेस्टिक सीवेज। तो जितना भी कूड़ा आता है घर से वो किसी वाटर बॉडी में अगर डाल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक सीवेजेस। It is large by volume and contains impurities such as organic material. Organic material क्या हो सकता है? जैसे सब्जियों के या छिलके हो गए या कुछ कुछ दाल हो गए या कुछ और चीजें हो गई, ऑर्गेनिक मटेरियल। मेन ऑर्गेनिक मटेरियल फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल सोप्स, वॉशिंग पाउडर। ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज इज ऑल्सो वेरी लाइकली टू कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ठीक है, तो उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं जो डोमेस्टिक सीवेज में। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री एफ्लुएंट का मतलब होता है जो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, अब ये इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं। अब इंडस्ट्रीज में मान लो कि कोई केमिकल यूज हो रहा है तो ये इसका जो, ये कहाँ डिस्चार्ज करेगा इसको? रिवर में डिस्चार्ज करेगा। तो यस सर। गंगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गंगा सबसे ज्यादा गंदी होती है कानपुर में। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि जो कानपुर के आसपास है ना, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है रिलेटेड टू लेदर हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज हैं कुछ, ठीक। तो ये जो होती है ना, ये केमिकल बहुत यूज करते हैं, बहुत जिसका जो केमिकल होता है वो इवेंचुअली गेट डिस्चार्ज इनटू द फ्रेश वाटर बॉडी, तो उसके कारण से ये पोल्यूट होती है। वेस्ट वाटर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल प्रोसेस जो होती हैं इंडस्ट्रीज में वो डिस्चार्ज होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजुअली कंटेन्स स्पेसिफिक एंड रेडिली आइडेंटिफाइबल केमिकल कंपाउंड्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। क्रोमियम, कुछ एग्जांपल हैं, क्रोमियम हो गया, मरकरी, लेड, कॉपर, जो वाटर को पोल्यूट करती है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड ऑयल्स। नाउ दीज आर एडेड बिकॉज ऑफ द वॉशिंग क्लोथ एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स। जो हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं या जो सोप यूज करते हैं बर्तन साफ, कपड़े साफ करने के लिए, इट कंटेन्स द सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो बनाया जाता है डिटर्जेंट्स को। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज में ये वॉशिंग के लिए यूज होता है। नाउ इट एड सरफेक्टेंट एंड सोप टू वाटर, सरफेक्टेंट एंड सोप का डिस्चार्ज होता है वाटर में, which is toxic to the aquatic life, which is toxic to the aquatic life। ठीक है, अभी हम आगे देखना अब क्या हो रहा है, जो भी सरफेक्टेंट है या जो सोप्स हैं या जो और केमिकल हैं, ये कौन कंज्यूम कर रहा है? अगर वो पानी में जाएगा तो कौन कंज्यूम करेगा? सर जो एक्वेटिक फिश, लाइफ, फिश एक्वेटिक लाइफ इसको कंज्यूम करेगी, विच इज डेट्रीमेंटल टू द एक्वेटिक लाइफ इटसेल्फ। और इसी में हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन।
Okay, now ocean are polluted by the oil on daily basis from oil spill. Oil spill होता है कि जैसे कोई ओशन, जैसे जितने भी समुद्र ऑयल होता है ना, जो हम क्रूड ऑयल, जैसे क्या होता है, आप ऐसे समझो कि जितना भी हम पेट्रोल या डीजल जो भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो ज्यादातर वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमको बाहर से लाना पड़ता है वो। तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं जहां पर ऑयल नहीं पैदा होता है, तो उनको इंपोर्ट कराना पड़ता है। और इंपोर्ट ज्यादातर सारा जितना भी क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, ये सारा ऑयल ना थ्रू द सी रूट के थ्रू से, सी रूट से आता है ये, ठीक है, सी रूट से आता है। Yes, sir. तो इसमें सी रूट के आने के कारण ना इसमें ना ऑयल स्पिलिंग का बहुत खतरा होता है। ऑयल स्पिल मतलब फैल जाना, कभी कोई फूट गया, कोई बैरल फूट गया, तो वो पानी कहाँ गिराएगा, पानी नहीं सॉरी, ये ऑयल कहाँ गिराएगा, क्रूड सब ऑयल, पानी में जाएगा। है ना। तो वहां की जो एक्वेटिक लाइफ होंगी, जैसे शार्क्स हो गए या वेल्स हो गई, बड़े बड़े जो मैमल्स हैं वाटर के, या जो छोटी मछलियां हो गई, ये उनके लिए खतरा हो जाता है। फिर रूटीन शिपिंग, रन ऑफ एंड डंपिंग वगैरह, दीज कॉजेज पोल्यूशन टू द ओशंस। सर ऑयल, क्रूड ऑयल के एग्जांपल्स क्या होंगे सर, क्रूड ऑयल के? क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड ऑयल तो इज क्रूड ऑयल इटसेल्फ, उसका एग्जांपल क्रूड ऑयल ही होता है, कच्चा तेल, मतलब जो डायरेक्ट नीचे से आई टोल्ड यू ना। सर वॉइस ब्रेक हो गया तो आपका सर, सर अभी वॉइस रुक गया था सर। अभी अभी ठीक है। हाँ जी सर। तो क्रूड ऑयल का कोई एग्जांपल नहीं है। क्रूड ऑयल जो फॉसिल फ्यूल निकाला है ना हमने जमीन के नीचे से लिक्विड फॉर्म जी में, वो क्रूड जी। है। इसके बाद ये रिफाइनरी में जाता है, हाँ रिफाइनरीज हाँ बहुत जगह लोकेट है किसी भी जी कंट्री के। तो क्रूड हाँ। ऑयल को रिफाइनरी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलते हैं, फ्यूल मिलते हैं। जैसे डीजल हो अच्छा। गया, थोड़ा हाँ हाँ रिफाइन हाँ और करेंगे तो पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ कुछ और हाँ रिफाइन हाँ। करेंगे तो एयर टरबाइन फ्यूल मिलेगा, फिर पेट्रोलियम जेली मिलेगी, ठीक है, ऐसे ओके करके। सर, ओके ओके तो सर। क्रूड ऑयल का कोई एग्जांपल नहीं है। क्रूड ऑयल इटसेल्फ इज अ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। ओके, नाउ ऑयल स्पिल्स मेक अप about 12% of the oil that enters the ocean, ठीक है। टोटल का ऑयल का 12% जो ओशन में जाता है, एंड द रेस्ट कम फ्रॉम द शिपिंग, ट्रेवल, ड्रेन्स एंड डंपिंग, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ द एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब होता है जैसे, जैसे वो होता है ना खेत में केमिकल पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है और बारिश हो गई और सारा बह के ले गई, तो जो पूरा बह गया उसको हम रन ऑफ कहते हैं। एंड इट इवेंचुअली गेट मिक्स्ड विद द एनी वाटर बॉडी, ठीक है। हो सकता है किसी फ्रेश वाटर बॉडी में वो चला गया, तो अगर अगर किसी ने खेतों में केमिकल यूज किया होगा तो वो बहुत फिर खतरनाक हो जाएगा किसी वाटर बॉडी के लिए, ठीक है ना। अगर कोई रूटीन एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर एग्रीकल्चर इन अनकंट्रोल्ड रन वाटर बॉडीज, दैट इज polluting the water bodies, adds nitrogen and phosphorus to water। अब जितने भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, तो बेसिकली दे आर बेस्ड अपॉन द एन, पी एंड के। एन मतलब नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फेट बेस्ड होते हैं, और पोटेशियम बेस्ड होते हैं। जितने भी फर्टिलाइज होते हैं दे आर इन एन, पी और के रेशो में होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब ये फर्टिलाइजर्स वॉश्ड अप रन ऑफ होता है, तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कर देता है, वाटर में ऐड कर देता है। अब आपको पता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट, जो वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए ये न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, उनको तो जरूरत है इस चीज की। और जब वो कंज्यूम करते हैं तो वो ग्रो होते हैं और पूरी वाटर बॉडी खराब कर देते हैं, ठीक है। एंड इट कॉजेज द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता है किसी वाटर बॉडी जब डेड हो जाती है, सड़ जाती है पूरी, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स एनरिच्ड इन डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, किसी वाटर बॉडी में अगर हमने बहुत सारी न्यूट्रिएंट डाल देना तो कुछ टाइम के बाद वो पूरी खराब हो जाएगी,
such as phosphate that stimulate the growth of aquatic plant life, usually resulting in the depletion of the dissolved oxygen. और उसके कारण जो already water में dissolved oxygen होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है, and it causes the algal bloom. algal bloom होता है, आपने जो हरा पानी पड़ा देखा है किसी वाटर बॉडी में, पूरी हरी हो रखी है, yes sir, that is called the algal bloom. That is called the algal bloom. और उसी के फर्दर स्टेज होती है यूट्रोफिकेशन. अगर algal bloom ऐसे ही चलता रहा तो प्लांट लाइफ और ग्रो होने लगती है, एंड देन इट कॉजेज द यूट्रोफिकेशन. ठीक है. नाउ नाइट्रेट कंसंट्रेशन इज अबव परमिसिबल लेवल ऑफ 45 ppm. 45 ppm का मतलब होता है कि लगभग 45 ग्राम 1 लीटर में. 45 ग्राम जो होता है मिलीग्राम mg, 45 mg in 1 liter of water, that is called the 45 ppm. तो इतना परमिसिबल है, इसके ज्यादा फिर वो खराब हो जाता है. ठीक है. In 11 states covering 95 districts and 2 blocks of Delhi, जहां पर ये नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो परमिसिबल लेवल से ज्यादा है. ठीक है ना, क्लियर हो गया ये आपको? मतलब ये समझ आ रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर द वाटर बॉडी. yes sir, ये समझ आ रहा है ना कि कैसे कैसे वो चीजों को प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो जो वाटर बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनको कंज्यूम करेगी, और कंज्यूम करेंगे वो ग्रो करेंगे तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा. एल्गल ब्लूम होने के बाद यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, और वो फिर किसी भी काम की नहीं रहेगी. जहाँ वाटर बॉडी होना चाहिए वहां ग्रेजुअली कुछ टाइम बाद टेरेस्ट्रियल लैंड हो जाएगा, बिल्कुल जमीन हो जाएगी वहां पर. yes सर वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना बेसिकली जो पानी में ऑर्गेनिज्म है उनके खाने का काम करेंगे ना, फूड की तरह. हाँ, उनको न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगे, जिससे कि वो ग्रो. ठीक है. और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होगी ना वो फ्लरिश करेगी. मतलब प्लांट वाली लाइफ, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो वहाँ के जो नेटिव होंगे, जैसे मछलियां हो गई या जो एक्वेटिक लाइफ होगी ना, वो तो मर जाएगी क्योंकि सारा ऑक्सीजन वो ले लेंगे. yes सर. ठीक है. नाउ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है, पहले हम ग्राउंड वाटर समझ लेते हैं क्या होता है. तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये सरफेस है, आप ऐसे सरफेस समझो, तो इसके नीचे ना इसको कंट्री रॉक बोलते हैं. ये पूरा कंट्री रॉक है. कंट्री रॉक्स आप समझ रहे हैं ना? कंट्री रॉक मतलब जिसके नीचे फिर पत्थर है, इसके बीच में मिट्टी पड़ी है, या ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, चट्टाने पड़ी हैं इसके नीचे. तो क्या होता है कि कोई भी जब पानी जमा होता है ना, तो पानी इसके नीचे सीपिन करता है. सीपिन बोलते हैं, सीपिन. जब ये अंदर जाता है तो वो इसके नीचे नहीं जा पाता फिर पानी. लेट्स से यहाँ तक वो है, इसके नीचे नहीं जा पाता पानी, तो वो यहाँ पे जमा रहता है, वो पानी यहाँ पर जमा रहता है. ठीक है. इसको हम एक्विफर बोलते हैं, एक्विफर. ठीक है. तो अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पेनिट्रेट करते हैं ना, तो हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं फिर. ठीक है. ये हम सबमर्सिबल जो रॉड लगाते हैं ना सर, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए. हाँ, सबमर्सिबल जो रॉड लगाते हैं हम, उससे हम पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे. तो ठीक है. तो क्या होता है ना, जो ये पानी होता है ये फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है. क्यों फ्रेश होता है? क्योंकि मिट्टी एज अ फिल्टर का काम करती है. जब गंदा पानी अगर जाएगा ना, तो जो गंदगी होगी वो मिट्टी ले लेती है, और जो ग्राउंड वाटर जाता है वो फ्रेश हो जाता है फिर. यानी दिस इज ग्राउंड वाटर इज फ्रेश वाटर. बट क्या होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज लेस कंपैरेटिवली एज सॉइल एक्ट एज अ फिल्टर. बट क्योंकि क्या होता है, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, सेप्टिक टैंक्स का कहने का मतलब है जो कि टॉयलेट वगैरह के लिए जो अंदर लगाए होते हैं ना टैंक, बड़े बड़े टैंक, वो लीकेज कभी कभी होता है, या वहाँ की जो गंदगी होती है वो साइड में चली जाती है और जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट कर देता है. या माइनिंग करते हैं, जब कोई भी हम मेटल या जो ओर होते हैं उनको माइन करते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, जो वो ग्राउंड वाटर को भी इम्पैक्ट करता है. ठीक है. या डीप वेल इंजेक्शन. डीप वेल मतलब पूरा खुदाई करके कुछ भी चीज हम अगर वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन. प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स इन ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन 40 डिस्ट्रिक्ट. इंडिया के भारत में लगभग
740 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। ये बढ़ते घटते रहते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेट अपना कम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। 700 कुछ, अब 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से जो 40 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर हैवी मेटल का बहुत प्रॉब्लम है। हैवी मेटल मतलब होता है ऐसे केमिकल जो बॉडी के लिए पॉइजनस है, ठीक है। आप ऐसे समझो, हैवी मेटल्स इन ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन 40 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 13 स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड 5 ब्लॉक्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। वो हैवी मेटल कौन से हैं? आर्सेनिक हो गया, नाइट्रेट हो गया एंड फ्लोराइड हो गया। इनसे बहुत सारी डिजीज होती हैं अगर ग्राउंड, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर, दिल्ली में भी ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं, और जो कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ और कोई सोर्स ही नहीं है, ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं, वहां पे अगर हैवी मेटल्स आ गए ना पानी में, तो फिर उस टाइप का, उससे रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो अपीयर होने लग जाती हैं फिर पॉपुलेशन में, ठीक है। फ्लोराइड, इसमें एक होता है फ्लोराइड पॉइजनिंग। व्हाट इज फ्लोराइड पॉइजनिंग? क्या हो सकता है ये? व्हाट इज फ्लोराइड पॉइजनिंग? आपने फ्लोरीन सुना है? फ्लोरीन, सर जिसके बारे में आपने कल पढ़ाया था। हाँ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन एक एलिमेंट है, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वैसे यूज होता है, बट अगर फ्लोराइड अगर पानी में आ गया एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, अगेन यहाँ पर एक परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है कि अगर 1.5 ppm से ज्यादा फ्लोरीन आ गया है तो विच इट इज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ। प्रेजेंटली राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश आर द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जहां पर फ्लोराइड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। कौन सा? राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। क्यों? देखो, राजस्थान इज अ रिलेटिवली अ ड्राई एरिया, ठीक है, जहां पर ग्राउंड वाटर में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। गुजरात का भी जो कुछ पार्ट है, जैसे सौराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, जहां पर एक टाइम पर वो रहता है, एक पर्टिकुलर सीजन तक पूरा ड्राइनेस रहता है। आंध्रा का जो कोस्टल इलाका अगर आप छोड़ देंगे, तो जो अंदर का इलाका है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। नाउ दीज आर द वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, पंजाब, हरियाणा, Madhya Pradesh, Maharashtra are moderately affected state, while Tamil Nadu, West Bengal, UP, Bihar, Assam are mildly affected areas. Some other estimates find that 65% of India's villages are exposed to the fluoride risk. मतलब फ्लोराइड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं 65% विलेजेस में, इंडिया के विलेजेस में, ठीक है। इसमें से एक जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस का मतलब होता है दांत पूरे खराब हो जाते हैं, फ्लोराइड पॉइजनिंग के कारण ना दांत पूरे खराब हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, उनका जो ऊपर का जो कोटिंग होता है वो घिसने लग जाता है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है मस्कुलर स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो जो बोन जो बनी हुई होती है ना, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके अगेन इट कॉजेस दिस प्रॉब्लम फ्लोरोसिस, ठीक है, उसको वीक कर देता है, वीक करने लग जाता है, दिस ड्यू टू द फ्लोराइड पॉइजनिंग। हाँ जी सर, ये जो फ्लोराइड है ये पानी में मिक्सअप हो जाता है, हाँ, और फिर जो पर्सन उसका पानी, मतलब वो पानी पी लेगा तो उसकी वो तो वजह से पिएगा ही ना, हाँ वो तो फ्लोरोसिस पिएगा ही, होगा। हाँ ठीक है ठीक है। वो जितना ज्यादा अगर जहां तक अगर 1.5 ppm के नीचे है तो दैट इज ओके, बट अगर इससे ऊपर होने लग गया ना, उनका कंसंट्रेशन अगर वाटर में ज्यादा होने लग गया तो ये प्रॉब्लम अपीयर होने लग सकती है। ओके सर, ठीक है। फ्लोराइड हैड बीन रिपोर्टेड टू कॉज डिप्रेशन इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी रिडक्शन इन डीएनए एंड आरएनए लेवल्स। अच्छा, क्या होता है डीएनए एंड आरएनए? क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब दिस इज समथिंग विच गोज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है।
तो माता पिता के जितने भी जो गुणसूत्र होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए आरएनए ही होता है, और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। बट फ्लोराइड पॉइजनिंग से क्या होता है, फ्लोराइड पॉइजनिंग डीएनए और आरएनए में चेंजेस कर देता है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देता, या कुछ कुछ बीमारियां आ जाती हैं। तो अगर मान लो कि आप एक्सपोज्ड हो, अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोज है फ्लोराइड पॉइजनिंग से, तो देयर आर चांसेस कि द सेम थिंग कैन गोज टू द ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन। अगर उसने पानी नहीं भी पिया है फिर भी वो जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एजिंग, कैंसर एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब होता है आर्टरी, ये आर्टरी से संबंधित है, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जो आर्टरीज वगैरह होती हैं, जो ब्लड, ठीक है, वहां पर ये थक्के बनाने लग जाते हैं। थक्के मतलब यू अंडरस्टैंड ना, पैचेस वगैरह, ठीक है, आर एसोसिएटेड विद द डीएनए डैमेज एंड डिस रिपेयर। क्लियर है ना। यस सर। यस उसके बाद आता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग का एकदम से जो दिमाग में आना चाहिए होता है ब्लैक फुट डिसीज। मतलब एक्चुअली ये सबसे अच्छी फोटो थी ब्लैक फुट डिसीज की, अगर आप सर्च करते हो ना तो। अदरवाइज इतना एक्सट्रीम तक होता है कि मतलब वो हम, यू कैन अंडरस्टैंड आर्सेनिक पॉइजन क्या होता है। कि जब क्या होता है, ऐसा समझो आप, जब ग्राउंड वाटर ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं ना एक टाइम के बाद, क्योंकि ग्राउंड वाटर ठीक है जहां तक अगर उसका लेवल मेंटेन है दैट इज ओके, बट एक टाइम बाद जब हम और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं ना, तो उसके जो सराउंडिंग में जो आर्सेनिक होता है वो मेटल भी उसमें आने लग जाता है पानी के साथ, और उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो इट कैन कॉजेज द आर्सेनिक पॉइजनिंग, और उसके कारण से ब्लैक फुट डिजीज इज वेरी मच प्रिवेलेंट पर्टिकुलरली इन झारखंड एंड बिहार एरिया। Sir, consume means you are saying drinking. पानी While पानी पी drinking. रहे हैं ना, हाँ हाँ, पानी हाँ. पी रहे हैं, उसमें Okay, आर्सेनिक का okay, कंटेंट, okay, okay. ठीक मीन्स है। अगर आप उससे बेद करोगे या वॉशिंग के लिए यूज करोगे नॉट तब बेदिंग, उसको कंज्यूम कंज्यूम, कंज्यूम वाले में, ओके फाइन। हाँ ठीक है, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो गंजेटिक एरिया है ना, गंजेटिक एरिया बोले तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहां पर ये देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। यस सर। Arsenic contamination of drinking water causes disease called the arsenocoisis. This is related, ठीक है, for which there is no effective treatment as such. Arsenic contamination is by far the biggest mass poisoning case in the world, putting 20 million people, 2 करोड़ लोग जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से इफेक्ट हुए थे, they are at risk, ठीक है। Though some other estimate put the figure, मतलब बहुत ज्यादा इससे पॉइजनिंग का रिस्क है इस एरिया में, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इलाके में, ठीक है ना। दैट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। उसके बाद वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्स्ट इज द डिप्लीशन ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर वाटर पोल्यूशन हुआ, मान लो अगर ये कोई पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, अगर वाटर पोल्यूशन हुआ तो ग्रेजुअली ये ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगती है। डिप्लीट होने का मतलब होता है खत्म होने लगती है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, सीओडी एंड बीओडी बढ़ जाता है ना। व्हाट इज सीओडी? सीओडी इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। टू सिंपली पुट, ये होता है किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स की, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो डिमांड करेंगे ऑक्सीजन की, यस और नो? उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, यस और नो? यस सर। है ना। तो क्या होता है, अगर अगर ये ऑक्सीजन उसमें डिप्लीट होने लग जाती है तो सीओडी एंड बीओडी बढ़ने लग जाएगी। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर एक रूम में है, एक रूम में अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे कुछ और चीजें आ गई, जैसे कुछ और लोग आ गए यहाँ पे, वो ऑक्सीजन पूरा लेने लग गए, और अब ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होने लग गया। तो
डिमांड होगी ऑक्सीजन की वो बढ़ने लग जाएगी रूम के अंदर से कि हाँ हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बढ़ने लग जाती है। तो एक तरीके से खतरे की घंटी शुरू हो गई है। नाउ बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट लीड्स टू द ऑर्गेनिक ऑक्सीजन डिप्लेशन। तो जितना भी उसमें बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक जो वेस्ट होगा, अगर मान लो पानी में कोई भी बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट अगर उसमें गया ना, तो उसके कारण से ऑक्सीजन जो वाटर बॉडी में वो कम होने लग जाता है। समझ आ रहा है आपको रिलेशन क्या है? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ रिलेशन? अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डाला, कुछ उसमें पोल्यूशन हुआ, आप ऐसा समझो वाटर में, तो इवेंचुअली जो उसका ऑक्सीजन और उसमें वो ऑक्सीजन कम होने लगेगी और जो डिमांड है, डिमांड बढ़ने लगेगी ऑक्सीजन की उस वाटर बॉडी में, ठीक है। यस सर। अगर उसका जो इसका जो लेवल दिया हुआ है 4 mg पर लीटर, 4 mg पर लीटर का एक, कि अगर इसके नीचे अगर ऑक्सीजन कम होने लग जाएगी ना, तो समझ लेना कि सून ये वाटर बॉडी डेड हो जाएगी, ठीक है। अगर उसमें बहुत सारे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम किसी भी वाटर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर वो 4 mg पर लीटर से कम हो गई है तो मतलब वो सूनर और लेटर वो वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पोल्यूटेड वाटर हैव जीरो डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना, उसमें जीरो डिसॉल्व ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन, जीरो डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्लियर है क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो आपने ना कभी कभी ऐसे डिवाइस भी देखे होंगे, यूजुअली जो वाटर बॉडी होता है ना उसमें वो भी लगाया जाता है, दिस मैकेनिज्म प्रेशराइज करके कुछ फवारा टाइप का लगाया जाता है ना, यस सर। जैसे वाटर पड़ा हुआ। उसका रीजन क्या है वैसे? क्या रीजन हो सकता है? एस्थेटिक पर्पस होगा या इसके अलावा भी कुछ? एस्थेटिक पर्पस एज इन की दिखने में अपीलिंग है, इज इट द ओनली फंक्शन, और इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन हो सकता है? गेस करो आप, क्या फंक्शन हो सकता है इनका और? सर जिससे कि पानी स्टैग्नेटेड ना रहे। ठीक है, और इसका एक काम भी होता है ना, उसको एरिएटेड करना। एरिएटेड का मतलब है उसमें उस पानी में ना ऑक्सीजन का डिसॉल्व करते रहना, फ्यूज करते रहना, यस। सो दैट कि उसमें जो ऑर्गेनिक जो लाइफ है ना, एक्वेटिक लाइफ, वो सस्टेन रहे। अगर वो स्टैग्नेंट रहे ना तो वो उसकी जो बीओडी वो बढ़ने लग जाएगी और डिसॉल्व ऑक्सीजन ग्रेजुअली कम होने लग जाएगी। इसलिए उसको थोड़ा चर्न आउट किया जाता है, सो दैट कि वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में उसमें ऑक्सीजन फ्यूज होता रहे पानी में, ठीक है। Okay, eutrophication, you already know what eutrophication is. Okay, then there is one more problem called the blue baby syndrome. Blue baby syndrome. Blue baby syndrome का मतलब होता है कि जो ब्लड का जो कलर हो जाता है ना वो, और जो बच्चे होते हैं ना दे टर्न्स ब्लूइश इन कलर। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है आपको पता है? जो ब्लड का जो रेड कलर आता है वो कहाँ से आता है? सर आरबीसी। नहीं, आरबीसी तो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी सेल रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसका जो रेड कलर आता है वो आता है उसमें ना एक होता है, कलर कॉजिंग कंपाउंड होता है ब्लड के अंदर, जिसको हम होमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके सर, यस यस। ठीक है ना, ये एक प्रोटीन होता है, ये एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन होता है ना। होमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो ये होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करता है, पकड़ लेता है और डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पे उसको ले जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में? सर मिलेनिन होता है क्या? मेलेनिन? नहीं, मेलेनिन तो जो बॉडी का जो कलर है ना, दैट इज ड्यू टू द मेलेनिन। ओके। और अगर मेलेनिन बनना कम हो जाता है तो व्हाइट हो जाएगा शुरू, दैट इज मेलेनिन, दैट इज अनदर प्रोटीन। ओके। हम यहाँ होमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करना टू द डिफरेंट पार्ट्स, ओके। ठीक है।
तो क्या होता है, अगर नाइट्रेट, अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द हाई नाइट्रेट लेवल, हाई नाइट्रेट, ठीक है। अब जब नाइट्रेट का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो वो जब वो ब्लड में एंटर करता है तो दिस फॉर्म्स मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ से जो उसका जो रेड कलर जो होता है ना बॉडी का, वो ग्रेजुअली वो ब्लू होने लग जाता है, मतलब वो हीमोग्लोबिन को हटाकर वो मेट हीमोग्लोबिन बना देता है उसको, मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है ना हीमोग्लोबिन, उसके साथ वो एक नया कंपाउंड ऐड कर देता है ड्यू टू द हाई नाइट्रेट, तो वो बन जाता है मेट हीमोग्लोबिन। और जो मेट हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है ना, दैट इज स्लाइटली ब्लू इन कलर, ठीक है। और उसके कारण एक और चीज होती है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। जो बॉडी में, आप ऐसा समझो, ब्लू क्यों होता है, ब्लू का कारण ये होता है क्योंकि मेट हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है ना ऑक्सीजन कैरी करने की बॉडी में, वो कम हो जाती है, उसके कारण ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड पूरा जो जिसका जो रेड वाला कलर है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होता बॉडी में, और जो बच्चा होता है इट स्लाइटली टिंज, ब्लू टिंज बच्चे में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, वो मेट हीमोग्लोबिन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए किसके कारण होता है, मेट हीमोग्लोबिन, और मेट हीमोग्लोबिन क्यों होता है, ड्यू टू द हाई नाइट्रेट लेवल। क्लियर हो गया? यस सर। सर ये जो ब्लू ठीक है। बेबी सिंड्रोम है, ये किसी कंट्री में भी हुआ था ना, फिर उसके बाद पता चला इसके बारे में, नहीं, शायद जहां पर आपको पानी में हाई नाइट्रेट मिलेगा ना, तो वहां पर ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक यस है। सर। हाँ जी सर। दूसरा आता है मिनामाटा डिजीज, ठीक है। मिनामाटा एक डिजीज होती है, इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1956 वहां पर जापान में, ठीक है। मिनामाटा एक जगह है जापान में, यहाँ ये मरकरी के कारण होता है। मरकरी वाज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड मतलब एसिटिक, सॉरी, एसिटल्डेहाइड एक केमिकल होता है, उसके प्रोडक्शन में मरकरी यूज होता था, उसके कारण ये मिनामाटा डिजीज होती है, ठीक है। दूसरा होता है इटाई इटाई, इटाई इटाई का मतलब होता है आउच, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना आउच, तो इटाई इटाई जापानीज में इटाई इटाई का मतलब होता है आउच, मतलब पेन होता है जॉइंट्स पे, बहुत सीवियर पेन होता है, दैट इज ड्यू टू द कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। कैडमियम एक कंपाउंड है, उसके कारण, उसके पॉइजनिंग के कारण से इटाई इटाई डिजीज होती है। दिस कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बोन सॉफ्ट होने लग जाते हैं, एंड किडनी फेलियर। ये आपको मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है ये चीज कि किसके कारण से क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। The disease is named for the severe pain, joints and spine, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोजन, पैथोजन और डिजीज। ये तो पता ही है आपको कि अगर स्टैग्नेंट वाटर रहेगा, स्टैग्नेंट वाटर रहेगा, तो वहां पर जो वेक्टर्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग वेक्टर हैं, वेक्टर जो होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं, आपको पता है ये डेंगू कैसे हो रहा है, सर ये किसके वही कारण से होता है, पानी पर। किसके कारण से हो रहा है, आपको पता है? What causes this dengue disease problem? Sir, because of mosquitoes. मैं आपको बताऊं, मॉस्किटो सिर्फ एज अ मीडियम का काम करते हैं, they does not directly cause this dengue. So, ठीक sir, है? maybe contamination of water, जहाँ पे ये mosquitoes, हाँ हाँ, जी, मॉस्किटो क्या हाँ। करते हैं, मॉस्किटो एक जगह उठा के जो बीमारी है ना, वो उठा के होस्ट के अंदर इन्फ्यूज कर देते हैं, यही काम है मॉस्किटोज का, वो जी, डायरेक्टली नहीं प्रॉब्लम कोज करते हैं, ठीक है। हाँ, डेंगू हो हाँ, गया, उसके बाद मलेरिया हो गया, तो मलेरिया में जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मॉस्किटो उसको कैरी करके होस्ट के अंदर इन्फ्यूज कर देती है, ठीक है। तो जहां स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, तो वहां पर वेक्टर्स का ब्रीडिंग ज्यादा होता है, जो वेक्टर्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है, तो बीमारी का खतरा बढ़ने लग जाता है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। वाई इन ट्रॉपिकल रीजन? ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, इक्वेटर है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, तो इसके लगभग ये वाला पार्ट 23.5 डिग्री
और इसके नीचे दक्षिण में, साउथ में 23.5 डिग्री, ये जो बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन आपको मैं बता दूं कि हमारा जो गुजरात का पार्ट है, ये वाला गुजरात, अगर मैं इसको इंडिया बनाऊं तो ये वाला जो पार्ट है ना नीचे गुजरात से, ये वाला पार्ट हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। नीचे जो दक्षिण का पार्ट आता है ना गुजरात से नीचे, तो ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन में है। यहाँ पे इसलिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है इस वाले रीजन में। मतलब ऑलमोस्ट जो टिपिकल ट्रॉपिकल रीजन है ना, वहां पर तो हर दिन बारिश होती है। सुबह बिल्कुल धूप होगी और उसके बाद दिन में होते होते 1-2 बजे इतनी बारिश होगी, फिर वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी के कारण वाटर स्टैग्नेंट होता है, फिर इट स्प्रेड द डिजीज अराउंड, ठीक है। अमंग दिस मलेरिया इज अनडाउटली द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉजेज द मोस्ट डैमेज टू द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पराठे खाओगे, अगर रोटी? लेट्स से, ठीक है, हाँ चावल है। हेलो, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे लेट्स से ये हम बायोमैग्निफिकेशन में ना, बायोमैग्निफिकेशन का जो अभी हमने पढ़ा था कि वो कंटेमिनेशन के कारण होता है। अगर वाटर कंटेमिनेटेड हो गया ना, तो वो बायोमैग्निफिकेशन कैसे हो। अच्छा, बायो का मतलब समझ रहे हैं आप, व्हाट इज बायो एंड व्हाट इज मैग्निफिकेशन? हाँ, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्नीफाई होना, ठीक है, बड़ा 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 ऐसे करके वो बड़ा हो जाना, मैग्नीफाई होना, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये मान लो अगर वाटर कंटेमिनेट हो गया, और कंटेमिनेट किसी भी चीज से, ये एग्जांपल हमने दिया है मरकरी के कारण। मरकरी के, मान लो ये अगर मरकरी पड़ गया है पानी में, ठीक है, अब उसको एल्गी कंज्यूम करेगी। एल्गी होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दिस इज एल्गी। उसने कंज्यूम किया वाटर, यस और नो? यस ठीक है। सर। अब क्या किया, ये मरकरी जो यहां था वो यहां पहुंचा, पहुंचा कि नहीं, ठीक है। अब इस एल्गी को कंज्यूम किया, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट ने, वो यहां पहुंचा। अब इस एल्गी को इंसेक्ट ईटिंग मतलब इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट्स अगेन इसको ईट करने ये यहां पहुंचा, ठीक है। अब इन दोनों को इसने खा लिया, तो ये और मैग्नीफाई हुआ, यस सर। ठीक है। अब ये ऐसी बहुत सारी मछली को, बड़ी मछली खा गई, तो ये ऐसा हुआ। अब इस मछली को इसने पकड़ लिया, तो इसके लीवर में अब ऐसा होगा। समझ आया व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? कैसे कोई भी हार्मफुल जो केमिकल है, वो कैसे फूड चेन से होते हुए इवेंचुअली वो रीच द टॉप प्रेडेटर। टॉप प्रेडेटर मतलब जो उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली ये जो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो ये उन मटेरियल में ज्यादा होता है, उन केमिकल में ज्यादा होता है जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो फैटी नेचर के होते हैं। क्योंकि अगर वो वाटर नेचर के होंगे तो वो पानी में घुल के थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन से वो बाहर आ जाएंगे, बट फैट जो सॉल्युबल होते हैं वो लीवर में इकट्ठा हो जाते हैं, और वो बहुत मुश्किल होते हैं, वो फिर नहीं निकल पाते हैं। एंड दैट इज हाउ द मैग्निफिकेशन प्लेज द रोल, ठीक है ना? यस सर। क्लियर हो गया? ओके। वाटर पोल्यूशन, सर ये वाटर थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा को, सर ये बोलिए। थोड़ा उसकी तरह हो गया ना, फूड चेन की तरह। हाँ, तो फूड चेन में ही अगर कुछ शुरू में ही गड़बड़ आ गई ना, अगर Yes. फूड चेन में जो अगर शुरू में ही अगर कोई कंटेमिनेशन हो गया, तो पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जी ठीक सर। है। यस सर। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बिफोर लिविंग द वाटर बॉडीज, तो आप ये काम कर सकते हैं। मान लो कि ये इंडस्ट्रीज से जो ये वाटर जा रहा है, ये इंडस्ट्री है, ये वाटर पानी में जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको छोड़ने से पहले ना इसको ट्रीट कर दें। हो सकता है कि नहीं, कि इसकी जो जो इसकी जो सिवियरिटी है ना,
कंटेमिनेट करने की, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो this is what we can do, one thing. Then second is restoration of the polluted water bodies. तो there are a number of techniques जहां पर जो वाटर बॉडीज हैं जो पोल्यूटेड हो चुकी हैं, ये यूट्रोफाइड हो चुके हैं, उनको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड थर्ड इज द, अभी प्रेजेंटली फॉर द गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया हुआ है, पर्टिकुलरली गंगा को। ठीक है, गंगा इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा डाला है इसके लिए, गंगा के लिए नेशनल रिवर। और गंगा इज डिक्लेयर्ड एज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब गंगा को इस पूरा एक आदमी वाला, एक इंसान वाला दर्जा दिया हुआ है, पूरा एक लीगल एंटिटी कंसिडर किया हुआ है। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया हुआ है कि कैसे कैसे करके गंगा को प्यूरिफाई करके, मतलब प्यूरिफाई रख सकते हैं उसको। ठीक है, एंड देन रिवर वाटर मॉनिटरिंग, रिवर जो भी रिवर है उसकी मॉनिटरिंग करके कि कहाँ कहाँ पर पोल्यूट हो रहा है, कैसे उसको बंद किया जा सकता है, कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन द मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई भी डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, पर्टिकुलरली जो सीवेज स्लज होते हैं, सीवेज स्लज मतलब होता है जो भी गंदगी जा रही है, म्यूनिसिपल जो वेस्टेज है, सीवेज स्लज हो गया, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गया, या कुछ डिटर्जेंट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया। इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? रिवर ब्रिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन्स। ठीक है, मतलब रिवर ही उसको लेके आ रही है। मरीन पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हम सी से रिलेटेड है। ठीक है, जो ओशियन या सी होते हैं ना, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन, पर हम स्पेसिफिकली मरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवर क्या होती है, जितना भी जो गंदगी वगैरह होती है, या सीवेज स्लज हो गया, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, वो पूरा कैरी करके उनको वहां डिस्चार्ज करते हैं। दूसरा जो होता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया के कारण क्या होता है, कैचमेंट क्या होता है, जैसे लेट्स से ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, अब जब बारिश आएगी ना तो वो इधर ही, पानी इधर ही जाएगा, है कि नहीं? अगर इधर स्लोप होगा तो इधर जाएगा और इवेंचुअली वो किसी रिवर में चले जाएंगे, है कि नहीं? तो इस पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जिस जिस एरिया में वो कैच करता है, मतलब वाटर को एज अ कैच कर सकता है, इसको वाटर शेड भी बोलते हैं और कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं। अगर यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होगा तो वो पूरा डेब्रीज वगैरह वहां से लाके, या जो पूरी गंदगी लाके वो स्ट्रीम में छोड़ देगा। ठीक है, थर्ड इज द ऑयल ड्रिलिंग एंड शिपमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर निकालते हैं हम, अगर क्रूड ऑयल को अगर हम माइनिंग करते हैं नीचे से, उसके कारण जो स्पिल होता है, या उसको शिपमेंट में जो ऑयल स्पिल होता है, दैट कॉजेज द मरीन पॉल्यूशन। इफेक्ट इसका देखने को मिलता है कि फिशेस में मोर्टेलिटी, मरने लगती हैं। ठीक है, देन द ऑयल डिस्टर्ब द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द फेदर्स। नाउ व्हाट इज दैट? इट मे बी रिलेटेड टू द बर्ड्स। ठीक है, बर्ड का जो फेदर्स होते हैं ना, तो उनकी जो इंसुलेट करने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग, डिस्टर्ब होने लग जाती है। ठीक है, जो अगर फीड करते हैं, या जैसे कोई पक्षी वगैरह पानी से वो लेते हैं ना, मछली पकड़ते हैं या कुछ वो चीजें, अगर वो ऑयल के कारण जो उनका जो फेदर जो होते हैं ना, पंख, उनकी जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। नाउ व्हाट इज इंसुलेटिंग कैपेसिटी? इंसुलेटिंग कैपेसिटी होता है कि जो एक्सट्रीम वेदर होता है ना आउटसाइड, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फेदर का रोल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटिंग कैपेसिटी। एंड थर्ड इज ड्यू टू लॉस ऑफ buoyancy, द सब्सिक्वेंट ड्राउनिंग ऑफ द बर्ड्स कॉजेज डेथ। क्या होता है, ऑयल के कारण ना उसकी बुयांसी कम हो जाती है। व्हाट इज बुयांसी? बुयांसी आपने सुना है, 10th में आपने पढ़ा होगा, बियॉन्ड फोर्स। एनीवन? सर वो फ्लोट करता है ना,
एग्जैक्टली हाँ। तो जैसे ये शिप है ना, ये क्योंकि ये वाटर में इसीलिए फ्लोट कर रही है क्योंकि नीचे से बुयांट फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर नीचे से बुयांट फोर्स नहीं लगा, अगर मान लो इसमें मैंने कुछ केमिकल डाला तो इसका बुयांट फोर्स होता है या बुयांसी बोलते हैं उसको, वो नहीं लग पाती और इट इट ड्राउन्स, वो डूब जाती है। वैसे ही बुयांसी के कारण जो ऑयल वगैरह या कुछ ऐसे केमिकल के कारण उसकी बुयांसी लूज होने लग जाती है, और कुछ भी चीज अगर यहाँ जाता है तो वो इट गेट्स डाउन। ठीक है, तो ये उसको इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमको मरीन पॉल्यूशन में। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट मतलब होता है डिस्चार्ज, कि वो डिस्चार्ज हम वहां पर ना डालें, जो भी मटेरियल वगैरह आ रहा है किसी इंडस्ट्रीज का वो हम ना डालें। ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज, सेम स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, मिनिमम डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन शोर्स। शोर होता है, क्या होता है शोर? व्हाट इज शोर? सर ये बैंक होते हैं, हाँ, कोस्टल एरियाज एरिया के, वगैरह उनको यस शोर्स बोलते हैं। ठीक है, जी सर। एंड दिस इज सीआरजी, कोस्टल रेगुलेशन जोन। मतलब होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे यहाँ तक लेट्स से कि यहाँ तक वो लहरें आ रही हैं, ठीक है, मतलब जो ओशियन का वाटर आ रहा है, तो ये पूरा एरिया कोस्टल जोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन किया जाए या रेगुलेट किया जाए कि कहाँ कहाँ तक, जैसे कई दुकानें खोल देते हैं कोस्टल एरियाज में, कुछ एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, तो उनको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन। ओके, नाउ कम्स द थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, कोई एनीवन? सर ये जैसे हीट जब प्रोड्यूस होती है ना तो उससे होता है, विंड मिल वगैरह जैसे कुछ इस तरीके का। ओके, एनीवन एल्स? थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल कैसे पॉल्यूशन हो सकता है? देखो एक चीज ध्यान रखना, इसका जो मेन प्रिंसिपल है थर्मल पॉल्यूशन का, कि जब भी हम हीट हॉट वाटर, जैसे हम हॉट वाटर अगर हम फ्रेश वाटर में होता है ना, अच्छा एक चीज बताना, ये दो पानी है, ठीक है, ये हॉट वाला है और ये कोल्ड वाला है। अब ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा किस में होगा? ऑक्सीजन का कंटेंट किस में ज्यादा होगा? ऑक्सीजन हमेशा कोल्ड वाटर में ज्यादा होती है। ठीक है, और जो हॉट वाटर होगा ना वहां पे ऑक्सीजन कंटेंट कम होती है। ठीक है, अगर हमने हॉट वाटर अगर फ्रेश वाटर में अगर डाल दिया ना, तो वहां पर ग्रेजुअली जो जो एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन वो वाली एक्टिविटीज बढ़ने लग जाती है। वहां पर ऑक्सीजन की जो जो लेवल होता है ना वो कम होने लग जाता है अगर हमने हॉट वाटर डाला पानी में तो। ठीक है, और ग्रेजुअली फिर वो एल्गल ब्लूम और फिर वो यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हॉट वाटर जब हम डिस्चार्ज करते हैं उसके कारण जो पोल्यूशन होता है उसको थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, नाउ द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट हीट इन द वाटर व्हिच कैन कॉज अनडिजायरेबल चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। कैसे हो सकता है? हीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। अब मान लो क्या होता है कि लेट्स से ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको अब ये हीट प्रोड्यूस किया इसने बहुत ज्यादा, इसने मान लो कि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया, या आप ऐसा समझो कि लेट्स से जैसे एसी काम करता है ना, एसी क्या है ना, बाहर हीट बहुत फेंकता है। तो मान लो कि हमने किसी नदी किनारे उसको कूल करने के लिए ये पानी नदी के पानी में डाल दिया इसको, इस पाइप को, और बाकी बाद में उसको ठंडा करके फिर वो उसी इंडस्ट्री में जा रहा है। तो मीनवाइल इसने जो इसकी जो हीट थी इसने वाटर बॉडी को ट्रांसफर की कि नहीं? जी सर। कि ना, और उसके बाद जो वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया, यस सर। एंड इट विल इवेंचुअली कॉज दिस थर्मल पॉल्यूशन।
इसका तो बेनिफिट हो गया कि इसको जो हीट जो रिलीज हो गई थी, इसने उसको फिर अब ठंडा होके फिर इंडस्ट्री में जा रहा है, वो पूरा अच्छा चल रहा है उसका काम। बट मीनवाइल वो अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली जो डेटा सेंटर होते हैं ना, जैसे जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो इनका जो जहाँ डेटा सेंटर होता है ना, तो डेटा जब भी, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हो रहा है ना, तो वो हीट बहुत जनरेट करता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि काम हो रहा है ना, तो हीट जनरेट करता है। तो पर्टिकुलरली जितने भी सर्वर एरिया होते हैं वो किसी नदी के किनारे, वाटर बॉडी के किनारे होते हैं। और उस क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि जो हीट जनरेट होता है उसको फिर ठंडा करके और फिर उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यस सर। तो वो फिर पॉल्यूशन कॉज करता है वहां पे। पावर प्लांट यूटिलाइज ओनली 1/3 ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फॉसिल फ्यूल, रेस्ट इज वेस्टेड एज हीट। Cold water is taken from the water body for cooling, used in left water body back into increase the, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि ठंडा पानी तो हमने इस्तेमाल कर दिया और बाद में जो गर्म पानी, जो यूज पानी था, वो उससे जो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर बॉडी का। सर इसका आपने इफेक्ट कोल्ड क्या हो, वाटर कहा, हाँ जी, कोल्ड वाटर कहा, तो नॉर्मल जो वाटर का रहता है वो टेम्परेचर कह रहे हैं आप, कि जो हम रेफ्रिजरेटर में कोल्ड वाटर रखते हैं नहीं उसको नहीं, बोल रहे हैं? नॉर्मल मतलब सिंपल वाटर, मैं विद ओके ओके, हॉट वाटर कह रहा हूँ मैं, बॉइलिंग है ना, वाटर नॉर्मल हॉट हो वाटर। गया। अच्छा अच्छा। बॉइलिंग का मतलब, अगर देखो दो पानी है ना, एक पानी तो हो गया जो रिलेटिवली हॉट वाटर है, और एक हो गया उसके कंपैरेटिव में थोड़ा लेस वाटर। ठीक है, मान लो अगर हम्म। 15-20 डिग्री का टेम्परेचर का चेंज आया है सेल्सियस का, तो इसमें जो ठंडा पानी होगा ना, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा रेदर ओके देन, जैसे ओके। फ्रेश वाटर है, गेंजेटिक हाँ, वाटर है, लेट्स अज्यूम, तो वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगा रेदर देन किसी दूसरी वाटर बॉडी जो हीटेड है, मतलब थोड़ा गर्म गर्म है, मतलब आपका उसके। कहने का मतलब है कि अभी जैसे समर में टेम्परेचर हो जाता है 45, 40, 35 अबव, तो वो सन रेज नहीं से जो नहीं वाटर नहीं बॉडी गर्म नहीं हो नहीं जाती है। नहीं नहीं, आई डिडंट मीन टू से दैट, मैं कह रहा हूँ ओके ओके। कि क्या होता है, कोई भी बॉडी होती है वाटर बॉडी पर्टिकुलरली, और हम्म। वैसे सन के टेम्परेचर से इतना फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सन के टेम्परेचर से इतना फर्क नहीं आएगा। आप ऐसा समझिए, लेट्स से कोई पॉन्ड है ना, और उसके सराउंडिंग में कोई एक्टिविटी चल रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वो उस पॉन्ड का वाटर से अपनी चीजें को ठंडा कर रहा है जो गर्म हो गई थी। अब उसका जो जो टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर होगा, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पॉन्ड का जो उसका इंटरनल टेम्परेचर होगा, ओके, मतलब है इंडस्ट्री ना। से जो जाता है वेस्ट, हाँ, जो भी, उससे जो उसमें उस वेस्ट में जो टेम्परेचर होगा वो उस वाटर हाँ, बॉडी को चेंज करेगा, गर्म करेगा। एग्जैक्टली। ओके सर, अब वो गॉट कोई गॉट भी गॉट। एक्टिविटी, हो, चाहे वो सूरज ही कर रहा हो, कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, अगर वहां हीट हॉट हुआ, अगर पानी गर्म हुआ, तो वहां ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, और जो ठंडा रहता है वहां पर ज्यादा रहता है। ठीक है ना। ओके, नाउ इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ऑक्सीजन पेनिट्रेशन डिक्रीजेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जहां पर जो पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जहां गर्म हो जाता है वहां पर ऑक्सीजन का जो पेनिट्रेशन पावर हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व जो हो जाता है वो कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस एज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ दिस हीट, अब क्योंकि क्या होते हैं, आपको पता है हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, सुना आपने। व्हाट आर हॉट ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सर जिनका खून गर्म हो, जिनका खून ठंडा हो। थोड़ा और टेक्निकल डेफिनेशन देखो। सर अगर जैसे आपने बताया तो ऑक्सीजन का जिनमें रेट कम है या ज्यादा, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, इसका इसका ये मतलब है कि जहाँ हॉट ब्लडेड वो होते हैं जो जिनका रेंज ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है, जिस टेम्परेचर रेंज ऑफ सर्वाइवल जहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, मान लो अगर आप बात करो, तो वी कैन सर्वाइव इन 70 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो इन -70 डिग्री सेल्सियस। देर आर पीपल हु लिव्स इन माइनस, इवन -40 -50 में रहते हैं, एंड देर आर सेम पीपल हु कैन लिव इन माइनस +50 +60, है कि नहीं है। यस बट सर। सर देर +50 आर, +60 कहाँ होता है सर? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक इंडिया, एक बट एक बात है, ओके ओके ओके, है इट्स ना, नॉट रह रिलेटेड सकते टू द हैं, वेदर। ओके ओके। है ना,
ठीक है, नहीं क्लाइमेट की भी बात कर रहा हूं मैं, वो अलग बात है कि इंडिविजुअल, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं रह सकता, बट देर आर, जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन हैबिटेशन इज पॉसिबल इन -70 एंड ह्यूमन हैबिटेशन इज पॉसिबल इन, वो अलग बात है किस कंडीशन में कैसे करके रखा है, बट देर इज अ गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज जहां पर ह्यूमंस रह सकते हैं, और इवन जो भी एनिमल रह सकते हैं ना उनको हॉट ब्लडेड कहते हैं। हॉट ब्लडेड का जो डेफिनेशन है जहां पर टेम्परेचर सर्वाइवल वो ज्यादा होता है, ठीक है, एंड कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ ना वो दे गॉट डाई, ठीक है, जो मतलब 4-5 डिग्री भी अगर टेम्परेचर चेंज हुआ ना तो वो मर जाते हैं, वो ज्यादा नहीं झेल पाते, Yes, sir. ठीक है। तो क्या होता है जब थर्मल पॉल्यूशन होता है ना तो सी का जो टेम्परेचर होगा वाटर बॉडी का वो बढ़ जाएगा, और उस टेम्परेचर को वो जो वहां की जो एक्वेटिक लाइफ होगी दे कुड नॉट गो थ्रू दिस, ठीक है, और वो मर जाती हैं, ठीक है। देन द टॉक्सिसिटी ऑफ द पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, केमिकल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एक्वेटिक बॉडी का एक्वेटिक जो जो पानी एक्वेटिक बॉडी होगी उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल की जो टॉक्सिसिटी है ना वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी क्या है, गर्म पानी क्या है, वो एनर्जी ज्यादा है उसमें, गर्म पानी में एनर्जी ज्यादा होती है तो वो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे, उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस स्पॉनिंग इज डिस्टर्ब, एक बार चेक करना व्हाट इज स्पॉनिंग। ठीक है, स्पॉनिंग होता है एग्स वगैरह, जो भी जो एक्वेटिक लाइफ में जो भी उनके जो एग्स होते हैं ना, जैसे फिश के एग हो गए या जो फ्रॉग हो गया उनके एग्स हो गए, दे आर नोन एज अ स्पॉनिंग, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हीट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती है ना। हेलो, जो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑडिबल है ना। Yes, तो sir. जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, जैसे फिशेस हो गए या और कुछ हो गया, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना वो हीट पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है, वो हीट एज अ सेंसर का काम करता है कि कब रिप्रोडक्टिव साइकिल चालू करनी है। तो अब क्योंकि एक सिंथेटिक हीट आ गई ना कहीं और से, अब उनको नहीं पता कि कहाँ से आई, और उसके कारण उनकी जो पूरी स्पॉनिंग होती है, जो एग साइकिल होती है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। देन द फिश माइग्रेशन इज अफेक्टेड। अब माइग्रेशन अगेन, जो फिश का जो मूवमेंट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंस टेम्परेचर एज अ सेंसर का काम करता है उनके लिए। कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना चेंजेस, फ्लोरा होते हैं जो प्लांट लाइफ होती है, और जो फौना होते हैं जो एनिमल लाइफ होती है, इट ऑल्सो गेट चेंजेस। टेम्परेचर टॉलरेंट स्पीशीज दे स्टार्ट डेवलपिंग, तो वो ऐसी स्पीशीज जो टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ऐसी स्पीशीज दे ग्रेजुअली स्टार्ट डेवलपिंग, वो ऑटोमेटिकली थ्राइव करने लग जाती हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? नाउ दीज आर अनवांटेड एंड अनबेरेबल साउंड। अनवांटेड एंड अनबेरेबल साउंड, हमारी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी हियरिंग रेंज है, ऑडिबल रेंज, ठीक है। इसके नीचे हैं शायद इंट्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक हो गया, अल्ट्रासोनिक, एंड दिस इज इंट्रासोनिक, ठीक है ना। इसके नीचे हम नहीं सुन सकते और इसके ऊपर भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। हमारा जो ऑडिबल रेंज है ना वो इतना ही ऑडिबल रेंज है।
नाउ साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ द प्रेशर वेव्स। आपको पता है साउंड कैसे ट्रेवल करता है? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेट्स से आई हैव अटर्ड समथिंग, तो मैं जब बोला ना तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स होंगे ना वो वाइब्रेट करेंगे और वो मूव नहीं करेंगे। इन रिएक्शन दे विल पुश द अदर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल, वो भी फिर धीरे धीरे आगे उसको पुश करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे कोई सुनने वाला है, ठीक है, तो दैट्स हाउ इट विल ट्रेवल और वो उसको सुन लेगा। ठीक है, ऐसे करके वो ट्रेवल करता है, प्रेशर वेव्स की फॉर्म में वो जा रहा है थ्रू द, एंड साउंड कैन ट्रेवल इन एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, और जो साउंड को जो मेजर करते हैं वो डेसिबल में करते हैं हम। ठीक है, डेसिबल स्केल इज यूज फॉर व्हाट? डेसिबल स्केल इज यूज फॉर व्हाट? सर साउंड के लिए यूज होता है, साउंड मेजर करने के लिए कि कितना साउंड स्टैंडर्ड है, कितना मतलब अलाउ है, कितना नहीं है। हायर इन इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पर जो साउंड का जो स्केल है वो ज्यादा होता है, 80 to 120 डेसिबल अराउंड। कंस्ट्रक्शन में लगभग 100 डेसिबल का साउंड चलता है। ओके, नाउ अगर इंडिया की बात करें ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना रखा है नॉइज का कि नाइट 10 PM टू मॉर्निंग 6 PM में जो लाउड नॉइसेस उनको बैन कर रखे, वो उनको बैन कर दिया है। 10 बजे के बाद जैसे शादियों में डीजे बंद करवा देते हैं, ठीक है, तो 10 PM टू मॉर्निंग 6 AM तक उनको 4 जोन में बांटा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया एंड साइलेंट जोन। तो जो डे टाइम में है ना, डे टाइम में 75 डेसिबल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया का, कमर्शियल का 65, रेजिडेंशियल का 55 और साइलेंट जोन जो होगा वहां 50 डेसिबल तक का साउंड होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं होना चाहिए इसके नीचे, इससे ज्यादा नहीं, ये हायर लिमिट है। नाइट टाइम में 70, 55, 45 और 40 का। ठीक है ना। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रिडक्शन एट द सोर्स, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड वहीं से रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर मशीन पुरानी हो गई है तो उनका मेंटेनेंस करके उनको उनके नॉइस को कम किया जा सकता है। मशीनरीज शुड बी कवर्ड, यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग साइलेंसर्स थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट, प्लांटिंग मोर ट्रीज ऑन द ब्रॉड लीव्स। आपको पता है रोड साइड में अशोक ट्री ज्यादा लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, कोई रीजन? हेलो हेलो सर रीजन तो नहीं पता। अशोक, क्योंकि अशोक ट्री में ना साउंड अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ताकि जो पीछे जो रिहायशी इलाके होते हैं, रेजिडेंशियल इलाके होते हैं, वहां तक साउंड कम पहुंचे। ज्यादातर जितने भी ट्रैफिक ट्री लगाए जाते हैं वो साउंड एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अदर इज न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव हजार्ड्स। न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव हजार्ड, ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली जो न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं ना, न्यूक्लियर एलिमेंट या मैं कहूँ हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट्स सच एज, जैसे रेडियम हो गया या थोरियम हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं ना जिनसे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बट क्या होता है ना, जैसे ये डिके होते हैं, जैसे ये डिके होने लग जाते हैं, इनको इनके डिस्पोजल की एक समस्या बन जाती है। इनको इजीली डिस्पोज नहीं की जा सकते इनको। ठीक है, इनको इजीली डिस्पोज नहीं किए जा सकते। तो ये ग्रेजुअली ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके दो तरीके से होते हैं। एक तो हो गया कि हमने इनको यूज करके उसके बाद इनको डिके कर दिया, दैट इज वन जो हुआ है। और एक दूसरा होता है नेचुरल डिके। नेचुरल मतलब कि कहीं भी अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो वो डिके जब होता है ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है।
ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जहां भी कहीं रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा वो डिके करते हुए एनर्जी रिलीज करता है ना। ये एनर्जी ना, दिस गिव आउट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। तो उन उन से जो हाई एनर्जी की रेडिएशन निकलती है, कौन कौन सी, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर मान लो कोई मटेरियल है रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो यहाँ से ना ऑटोमेटिकली एनर्जी रिलीज होगी, अल्फा और बीटा टाइप फिर हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया कहीं, कहीं पे मान लो कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां डिस्टरबेंस होगी और वो फट गया। ठीक है, या कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं गड़बड़ी के कारण, या कहीं न्यूक्लियर बम फेंक दिया कहीं पे। ठीक है, तो इस टाइप की जो घटना होती हैं, तो जैसे ये देखी गई थी फुकुशिमा में, जापान में 2011 में, तो वहां पर ये न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव हजार्ड शुरू हो गया, हाई एनर्जी रेडिएशन सराउंडिंग में चली गई, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई। इवन कॉजेज कैंसर, ये ब्लाइंड कर देता है और स्किन प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, जैसे जेनेटिक डैमेज हो सकता है, डीएनए को ऑल्टर कर सकता है, जब डीएनए ऑल्टर होता है तो इवन इट कॉज कैंसर, जीन डैमेज, क्रोमोसोम डैमेज। ये तो हो गया जेनेटिक लेवल पे। और बॉडी लेवल पे क्या क्या हो सकते हैं, बर्न्स, जलना, मिसकैरेज हो सकता है, आई कैटरेक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, बोन्स का हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, दीज आर द इफेक्ट ऑफ दिस रेडियो एक्टिव हजार्ड। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर साइटिंग। साइटिंग का मतलब होता है कि जहां कहीं भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट या ऐसा कोई अगर सेटअप कर रहे हैं कि जहां पर न्यूक्लियर हजार्ड का खतरा हो सकता है, वो ह्यूमन हैबिटेशन से थोड़ा दूर रहे। ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास कहीं लोग नहीं होने चाहिए, कि अगर इन केस अगर कुछ होता है, लीकेज भी होता है, तो वो डैमेज ना हो। एंड प्रॉपर डिस्पोजल, और एक बार अगर वो यूज हो जाता है, उस वो जो हैवी मेटल है या रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। वो चाहे उसमें लैंड के अंदर भी डिस्पोज किया जा सकता है या पानी के अंदर भी डिस्पोज किया जा सकता है, ताकि कहीं पे किसी को प्रॉब्लम ना हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, दिस इज ओके। उसके बाद आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है कि देखो, आपको पता है, देखो सॉइल, इट टेक्स 100 of years to form even one centimeter लेयर। छोटा सा अगर लेयर, इतना लेयर बनाने के लिए भी ना सॉइल का, इसको लगभग अराउंड 100 years लग जाते हैं। ठीक है, नाउ सॉइल क्या होता है, सॉइल बहुत चीजों से बनता है। देखो, जैसे ये पत्थर है, कोई पत्थर है ना, तो इसके जब इसका जो एक्सफोलिएशन होता है, ये जब ये टूट के इसकी जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, इसको बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, ये रेगोलिथ है। प्लस इसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये बायोलॉजिकल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे किसी प्लांट का वो आ गया क्रश करके, या किसी एनिमल का क्रश करके, या जो भी डिकम्पोजर हमने पढ़ा था उसने डिकम्पोज करके डाल दिया है। तो ये दो चीजें, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों को मिला के बनता है सॉइल। ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब क्या होता है, सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जो अर्थ है, अर्थ का ये जो क्रस्ट है, इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द सॉइल। इट कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, एंड इट इज फर्टाइल। व्हाई आई एम सेइंग फर्टाइल, बिकॉज इसी से जो जितना भी फूड ग्रेन्स वगैरह होता है पैदा, इसी के न्यूट्रिएंट से, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्टाइल। पॉल्यूशन कैसे होता है, अगर मान लो कोई वेस्ट डंप कर दिया है, दिस इज कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। गार्बेज डाल दिया है, ग्लास, प्लास्टिक, मटेरियल, मेटालिक के कैंस, पेपर, क्लॉथ रैक्स, कंटेनर, या इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी सॉइल में डाल दिया, या फ्लाई पावर प्लांट अगर फ्लाई है, तो इट कैन कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड अगर उसमें डाल दिए, तो इनिशियली तो आपको ग्रेन अच्छा मिलेगा, बट एट द ग्रेजुअली क्या होता है, वो केमिकल ना उसको सॉइल को खराब कर देते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको खत्म कर देते हैं। जैसे ये तो सारे लगभग सारे केमिकल बैन हो रखे हैं,
दूसरी कंट्रीज में, नॉट इन इंडिया, जैसे डीडीटी हो गया, एंड्रीन हो गया, लिंडेन हो गया, ठीक है। सीवेज स्लज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो एक्सपोजर कैन ऑल्सो कॉज द सॉइल पोल्यूशन। नाउ इफेक्ट और कंट्रोल। इसका देखो इफेक्ट क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, सॉइल का जो फ्लोरा मींस जो प्लांट लाइफ है और जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको अफेक्ट करता है। नाउ दिस स्लज कंटेन्स वर्म्स, बैक्टीरिया एंड द पैथोजन, उनको डिस्टर्ब कर देता है, जो जैसे कैंचुए हो गए या जो गुड बैक्टीरिया हो गए जो प्लांट को फर्टाइल रखते हैं। नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंटर्स द फूड चेन। अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट सॉइल के थ्रू, मान लो सॉइल में आया और वो सॉइल के थ्रू वो प्लांट में एंटर किया और वो प्लांट को हमने कंज्यूम किया, तो इट कैन कॉज द रेडियो एक्टिव डैमेजेस, जो भी पीछे पड़ा था, ठीक है। नाउ दिस strontium 19 it mimics the calcium. Now you understand the calcium is an important micronutrient for plant, और बिल्कुल कैल्शियम के जैसा ही ये स्ट्रोंटियम 19 है, स्ट्रोंटियम 90 which is a radioactive material. Now ये इसकी जगह आ जाएगा कैल्शियम की जगह, और वो पूरी प्रॉपरली उसी तरीके से काम करेगा प्लांट में। अब जैसे उस प्लांट को हम कंज्यूम करेंगे तो स्ट्रोंटियम 90 से हम अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज, अगेन सेम चीज रहेगा, कन्वर्ट वेस्ट टू बायोगैस एंड फ्यूल एंड रिकवर, ठीक है। नाउ व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी द म्यूनिसिपल वेस्ट, जो है ना, वो चाहे डोमेस्टिक से जो नहीं, डोमेस्टिक म्यूनिसिपल वेस्ट हो सकता है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर वॉइस नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी म्युनिसिपल वेस्ट, इट कुड बी डोमेस्टिक वेस्ट, इट कुड बी फार्म वेस्ट, कुछ भी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब हायर स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रहा है ना, तो उसके कारण वेस्ट भी बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। Now this has the enormous quantities of this solid waste and its management is important. Sources of solid waste: waste from homes, hospital, industries, parks, garden, shops, construction, demolition waste, ठीक है। Now in each and every action of the human, solid waste is generated. Now इसको सॉलिड वेस्ट को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो हो गया बायोडिग्रेडेबल और एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब वेजिटेबल, फूड, टी लीव्स, एक्शेल्स, ड्राई लीव्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल में पॉलिथीन हो सकता है, ग्लास बॉटल, स्क्रैप मेटल्स, टिन्स, कैन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। इसका इफेक्ट वेस्ट का हीप अप हो जाता है, गट्ठर बन जाता है रोड साइड में, है मतलब फैला रहता है रोड साइड में। फाउल स्मेल्स, दुर्गंध, वेक्टर ब्रीडिंग, जैसे अभी मस्कीटोज वगैरह हो गया या जो और वेक्टर हैं उनका ब्रीडिंग शुरू हो जाता है। बर्निंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक गैस, और जब ये बर्निंग होती है इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक गैस। इनको कैसे कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता है? फर्स्ट इज इंसिनरेशन। नाउ व्हाट इज इंसिनरेशन? हम क्या करते हैं, वो जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है, वी जस्ट बर्न इट, ठीक है, उसको जला देते हैं हम हाई हीट में, ठीक है। इससे जो हीट जनरेटेड होती है बाय इंसिनरेशन कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंसिनरेशन। सेकंड इज कंपोस्टिंग। व्हाट इज कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ना ऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल को एनरिच करने के लिए खाद बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। थर्ड इज द पायरोलिसिस। नाउ व्हाट इज पायरोलिसिस? ना पायरोलिसिस होता है, इट इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इंसिनरेशन बिल्कुल सेम है पायरोलिसिस की तरह पे, लेकिन पायरोलिसिस में एक डिफरेंस है कि पायरोलिसिस में या तो पूरी ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए या बिल्कुल बहुत कम ऑक्सीजन होनी चाहिए,
इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके अलावा कैसे किया जा सकता है सैनिटरी लैंडफिल? लैंडफिल का मतलब क्या होता है? जैसे आप दिल्ली एंटर करते हो, आपको 2-3 पहाड़ दिखते हैं, जहां से भी एंटर करते हो दिखता है, दैट इज लैंडफिल, बट दिस इज नॉट सैनिटरी, दिस इज नॉट सैनिटरी, ये दिल्ली का कूड़ा है। ठीक है, क्या होता है लेकिन जब बारिश वगैरह होती है ना, तो ये सारा इसका जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है। अगर कोई आसपास वाले उसको अगर कंज्यूम करते हैं उस ग्राउंड वाटर को, तो हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है सैनिटरी लैंडफिल, सैनिटरी इन द सेंस कि उस तरीके से लैंडफिल किया जाए कि वो वाटर को नीचे टॉक्सिक ना करे, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट ना करे। ठीक है, इसके अलावा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को सेग्रीगेट कर दे कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसके अलावा करंट ट्रेंड 3 आवर्स, व्हाट इज 3 आवर्स? एक तो रिड्यूस किया जाए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनको रिड्यूस किया जाए, या उनको रीयूज किया जाए, या उनको रिसाइकल किया जाए, so that these can be minimized. ठीक है, so we are ending our class अभी यहीं पे, tomorrow we'll start rest of the part. ठीक है, is that clear? ठीक है, यहाँ तक अभी किसी को प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन वगैरह, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, फिर सी यू टुमारो इसी टाइम पे, नॉट इसी टाइम पे, 8 बजे के आसपास। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।